नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। एक समय था जब यह माना जाता था कि हिंदी और अंग्रेजी जैसे लैंग्वेज विषयों में 100 में 100 नंबर पाना असंभव है, लेकिन अब यह धारणा बदल चुकी है। पिछले कई वर्षों से सीबीएसई बोर्ड में हिंदी और अंग्रेजी में भी बहुत से बच्चे 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए मूल्यांकन की अवधारणा और मार्किंग स्कीम के व्यवहारिक उपयोग में कई सारे बदलाव किए गए हैं। हालांकि यह सही है या नहीं, यह एक अलग विषय है। आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पिछले वर्षों में हिंदी विषय में 100 में 100 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ी है। उत्तर भारत, जहां की ज़्यादातर मातृभाषा हिंदी है और यहाँ विद्यार्थियों में काफ़ी क्षमता भी है, हिंदी में 100% अंक लाना ठीक भी, लेकिन क्षमता होते हुए भी बहुत से बच्चे 95 से ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 100% अंक नहीं ला पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए खासकर हम वीडियोज का एक ऐसा सीरीज लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है हाउ टू गेट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन हिंदी। इसमें हम ऐसे टिप्स आपको देंगे जिसके जरिए आप अपनी कमियों को लगातार सुधार करके हिंदी में 80 में से 80 अंक प्राप्त करने के योग्य बन सकेंगे। तो आइए इस सीरीज के इस पहले भाग में की टू श्योर सक्सेस। आपने ये कहावत सुनी होगी, हार्ड वर्क इज की टू श्योर सक्सेस, लेकिन अब ये मुहावरा बदल चुका है। अब मुहावरा है स्मार्ट वर्क इज की टू श्योर सक्सेस। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, जबकि वहीं पर कुछ बच्चे उनसे कम परिश्रम करते हैं और उनसे बेहतर सफलता हासिल करते हैं, चाहे वो परीक्षा हो या कंपटीशन की तैयारी हो, किसी भी क्षेत्र में। इसके पीछे कारण क्या है? आप जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस लक्ष्य के साथ आपका हार्ड वर्क तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको अपेक्षित सफलता नहीं हासिल होगी। इसीलिए स्मार्ट वर्क जरूरी है। तो आइए देखते हैं स्मार्ट वर्क क्या होता है और स्मार्ट वर्क के लिए जरूरी क्या है। स्मार्ट वर्क के लिए जरूरी है प्लानिंग, और इस प्लानिंग में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले सेट योर गोल। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग का पहला चरण है सेट योर गोल, यानी जिस क्षेत्र में आप कामयाबी चाहते हैं उस क्षेत्र में आप एक निश्चित लक्ष्य बनाइए कि क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा है नो योर नीड्स। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको किन बातों की जरूरत है, किन चीजों को जानना जरूरी है, उन आवश्यकताओं को सुनिश्चित कीजिए। चेक योर रिसोर्सेज एंड टाइम यू हैव। गोल को अचीव करने के लिए आपके पास क्या संसाधन है और कितना समय आपके पास है, इसका ठीक से आकलन कीजिए, क्योंकि आपको इन्हीं संसाधनों और समय का उपयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल करना है। चौथा है सिंक्रोनाइज योर स्टेप्स इन अकॉर्डेंस विथ योर नीड्स, यानी आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप अपने स्टेप्स, अपने प्रयासों को आप तालमेल बिठाइए। कई बार ऐसा होता है बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न की मांग क्या है, उस मांग को ठीक से समझे बिना वो पढ़े जा रहे हैं, तैयारी किए जा रहे हैं, परिश्रम किए जा रहे हैं। परीक्षा का जो पैटर्न है वो कुछ और मांग करता है और हम कुछ और तरह से तैयारी कर रहे हैं, यानी हमारे तैयारी के तरीके और परीक्षा की जो डिमांड है, जो पैटर्न की डिमांड है, उसमें कोई आपस में तालमेल नहीं है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करना है उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो मांग है, उसके अनुसार अपने प्रयासों को सिंक्रोनाइज करना है, तालमेल बिठाना है। तो ये 4 चीजें होती हैं स्मार्ट वर्क के अंतर्गत। आज के वीडियो में हम इन्हीं 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट पे केवल डिस्कस करेंगे, सेट योर गोल और नो योर नीड्स। बाकी 2 पॉइंट्स पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो आइए देखते हैं सेट योर गोल। इसके संबंध में एक बात जानना जरूरी है कि आप अपना गोल सबसे बेहतर सेट कर सकते हैं, कोई और आपका गोल सेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप अपनी क्षमताओं को सबसे बेहतर ढंग से जानते हैं। गोल सेट करने के लिए 3 बातों की जरूरत होती है। सबसे पहला, अपनी क्षमताओं का आकलन, दूसरा, अपने पास उपलब्ध संसाधन और समय, और तीसरा, आपका पिछला प्रदर्शन। जब भी आप अपना गोल सेट करें तो जो आपकी क्षमता है और जो आपका पिछला प्रदर्शन है उससे ज्यादा सेट करें। अगर आपका पिछला प्रदर्शन 80% रहा है तो आप निश्चित रूप से 100% अपना गोल सेट कर सकते हैं। अगर आपका पिछला प्रदर्शन 80% नहीं रहा है तो भी आप 100% अपना गोल सेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको ईमानदारी से यह बात पता हो कि आपका जो पिछला प्रदर्शन 80% तक नहीं रहा वो इसलिए क्योंकि आपने पूरे मनोयोग से परिश्रम नहीं किया था। दूसरी बात, अगर पिछला प्रदर्शन आपका भले ही 80% नहीं था लेकिन अभी आपके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त संसाधन है, तो भी आप 100% गोल सेट कर सकते हैं, क्योंकि आप इस बचे हुए समय और संसाधन का तेजी से सदुपयोग करके अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। इस श्रृंखला में हम हिंदी आधार पाठ्यक्रम कक्षा 12वीं की परीक्षा में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे हासिल करें, यानी 100% अंक कैसे प्राप्त करें, इसी पर हम टिप्स देंगे। और मुझे उम्मीद है इन टिप्स को उपयोग करके आप निश्चित रूप से 80 में से 80 अंक बोर्ड परीक्षा में हासिल कर सकेंगे। नो योर नीड्स। नो योर नीड्स का मतलब है आपने जो गोल निर्धारित किया है उसके लिए आपको किन बातों को समझना जरूरी है। यहाँ पर आपका गोल है आगामी बोर्ड परीक्षा 2021 में हिंदी आधार पाठ्यक्रम में पूरे 80 में से 80 अंक प्राप्त करना। इसके लिए किन किन बातों को जानना जरूरी है, आइए देखते हैं। पहली चीज है योर सिलेबस, यानी आपकी पाठ्य वस्तु, आपका पाठ्यक्रम, क्या क्या आपको पढ़ना है। दूसरी चीज है एग्जाम फॉर्मेट, आपके एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, स्वरूप क्या है। तीसरा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो क्या है। आपको पता है कोविड-19 के कारण इस साल विद्यालय नहीं खुले, पढ़ाई बाधित रही, बच्चे अपने घर से पढ़ते रहे, हालांकि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाते रहे। इसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने पाठ्यक्रम को काफी कम कर दिया है। प्रत्येक विषय में 30% तक सिलेबस घटा दिया गया है। क्वेश्चंस के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। तो आइए इनको समझते हैं कि क्या क्या कोविड-19 के कारण बदलाव हुआ है और उससे आपकी परीक्षा की तैयारी पर क्या असर होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं पाठ्यक्रम। हिंदी के पाठ्यक्रम में आप सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों को आप जानते हैं। आपकी पहली पुस्तक है आरोह भाग 2, जो एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। दूसरी पुस्तक है वितान भाग 2, जो एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। और तीसरी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम, यह भी एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तो ये 3 पाठ्य पुस्तकें हिंदी आधार पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इन पाठ्य पुस्तकों में से आरोह भाग 2 से कुछ पाठ को हटाया गया है बोर्ड द्वारा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं तो स्क्रीन पर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के निश्चित रूप से आप जान लें कि कौन कौन से पाठ 2021 की बोर्ड परीक्षा से हटा दिए गए हैं। और ये जो पाठ हटाए गए हैं केवल आरोह भाग 2 से हटाए गए हैं। शेष जो 2 पुस्तकें हैं उनमें से कोई भी चैप्टर या कोई भी अंश हटाया नहीं गया है। आरोह भाग 2 में से काव्य खंड पर अगर नजर डालें तो हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय कविता हटा दी गई है। आलोक धनवा की पतंग कविता हटाई गई है। इसी तरह से कुंवर नारायण की बात सीधी थी पर कविता हटाई गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग हटा दिया गया है। और उमाशंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत और बकुलों के पंख, ये सब पाठ हटा दिए गए। अगर गद्य खंड में हम देखें तो केवल 2 पाठ हटाए गए हैं। विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी हम, इसे हटा दिया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल, यह पाठ हटा दिया गया है।
एग्जाम फॉर्मेट। अगर आप अपने एग्जाम फॉर्मेट पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि दो तरह का पैटर्न है, इंटरनल असेसमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल लेवल पर आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है वो 20 अंकों का होता है। एक्सटर्नल असेसमेंट यानी जो बोर्ड परीक्षा होती है वह 80 अंकों की होती है और दोनों ही असेसमेंट में आपको अलग अलग पास होना जरूरी है। आज की वीडियो में हम केवल चर्चा करेंगे एक्सटर्नल असेसमेंट यानी बोर्ड परीक्षा के 80 अंकों के बारे में। आंतरिक मूल्यांकन की चर्चा किसी और वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आपका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसमें काफी बदलाव हुआ है। आप 11वीं क्लास में परीक्षा दे चुके हैं। सामान्यतः पहले 11वीं और 12वीं के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम होता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण 12वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसका पेपर पैटर्न बिल्कुल ही बदल गया है। अगर आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखते हैं तो सबसे पहले आपको जानना है सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, आपके प्रश्न पत्र में कितने खंड होंगे। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, प्रत्येक खंड में प्रश्नों की कितनी संख्या होगी। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, प्रत्येक खंड में कितने तरह के प्रश्न होंगे। मार्किंग स्कीम, और प्रत्येक खंड में जो प्रश्न होंगे वो कितने कितने अंक के होंगे। अगर इन 4 बातों को ठीक से समझ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने पेपर पैटर्न को ठीक ढंग से समझ चुके हैं। इन चारों बातों को समझने से न केवल आपको परीक्षा के दिन बेहतर टाइम मैनेजमेंट करने का अवसर मिलेगा, बल्कि आप जब परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उस समय भी ये निश्चित कर पाएंगे कि कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, किस पोर्शन की तैयारी करने के लिए आपको कितना समय देना है, इसका भी बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि मैं यहाँ पर पुराने क्वेश्चन पैटर्न से नए पैटर्न की तुलना करके बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। इससे आपको कंफ्यूजन बना रहेगा कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। इसलिए पहले क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न था उसको पूरी तरह से अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए और नया जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें 2 खंड होंगे। पहला खंड अ होगा जो पूरी तरह से बहुविकल्पी यानी MCQ पर आधारित होगा और यह 40 अंकों का होगा। इसमें सभी पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न होंगे और साथ में अपठित अंश भी इसी के अंतर्गत होंगे। दूसरा जो खंड है ब, उसमें पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे और वह भी 40 अंकों का होगा। यानी आपका 50% क्वेश्चन पेपर MCQ होगा और 50% क्वेश्चन पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। सबसे पहले हम देखते हैं खंड अ। खंड अ जो MCQ 40 अंकों का है उसमें पहला जो प्रश्न होगा वह 2 अपठित गद्यांशों में से किसी एक में से 10 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, यानी कुल 10 अंक। दूसरा प्रश्न 2 अपठित काव्यांश में से किसी एक पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के, यानी कुल 5 अंक। तीसरा प्रश्न अभिव्यक्ति माध्यम व कार्यालयी लेखन से आधारित होगा, जिसमें से 5 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के, यानी 5 अंक। चौथा प्रश्न आरोह भाग 2 काव्य खंड से होगा, यह भी ऑब्जेक्टिव होगा यानी MCQ होगा। 5 प्रश्न होंगे इसमें से 5 अंकों के। पांचवा प्रश्न होगा आरोह भाग 2 गद्य खंड से, यह भी 5 प्रश्न बहुविकल्पी यानी MCQ होंगे, एक एक अंक के, यानी 5 अंक। छठवां प्रश्न जो होगा वो वितान भाग 2 से होगा, जिसमें से 10 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के MCQ, यानी कुल 10 अंक। तो इस तरह से यह 40 अंकों का बहुविकल्पीय हिस्सा होगा। अब देखते हैं खंड ब जो वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा और यह भी 40 अंकों का होगा। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन जो अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित है और ये 20 अंक का होगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जिसमें दिए गए 3 नए अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर रचनात्मक लेखन आपको करना होगा 150 शब्दों में और यह पूरे 5 अंक का होगा। 8वां प्रश्न होगा 2 में से किसी एक विषय पर औपचारिक पत्र लिखने का, यह एक प्रश्न होगा 5 अंक का यानी लॉन्ग आंसर टाइप का प्रश्न।
9वां प्रश्न होगा कविता, कहानी या नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित होगा। इसमें से 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, एक 3 अंक का, दूसरा 2 अंक का, यानी कुल 5 अंक। और 10वां जो है समाचार, फीचर, आलेख पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न होंगे। इसमें से एक 3 अंक का और दूसरा 2 अंक का होगा, यानी यह भी कुल 5 अंक। तो इस तरह से 20 अंक आपका अभिव्यक्ति माध्यम से डिस्क्रिप्टिव आएगा, जबकि इसके पहले 5 अंक आपने एमसीक्यू देखा। अक्सर क्या होता है, कई बार बच्चे अभिव्यक्ति माध्यम की जो पुस्तक है उसको हल्के में लेते हैं और उसकी तैयारी पूरी नहीं करते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि 80 अंकों में से 25 अंक के प्रश्न केवल अभिव्यक्ति माध्यम और कार्यालयी लेखन से आते हैं। 5 अंक एमसीक्यू आएंगे और 20 अंक के प्रश्न डिस्क्रिप्टिव इसमें आएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे, एक तो पत्र लेखन और एक अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन, और बाकी 4 प्रश्न होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के, जिसमें से 3-3 अंक के 2 प्रश्न और 2-2 अंक के 2 प्रश्न। ये तो हो गया अभिव्यक्ति माध्यम। अब इसी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में ही दूसरा जो सेक्शन आता है वो है पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से। यह भी 20 अंक का होगा। इसमें 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। 11वां प्रश्न जो होगा आपके प्रश्न पत्र का, वो काव्य खंड से 3 प्रश्न होंगे। उनमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं, जिनके उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। यानी आप कह सकते हैं यह न तो शॉर्ट आंसर टाइप का है और न तो बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर टाइप का, मीडियम आंसर टाइप का क्वेश्चन है। 2 प्रश्न होंगे 3-3 अंक के, यानी कुल 6 अंक। क्वेश्चन नंबर 12 होगा आपका खंड काव्य से। इसमें भी 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से 2 आपको करने होंगे 30 से 40 शब्दों में। प्रत्येक 2-2 अंक का होगा, यानी कुल 4 अंक के। इसी तरह से गद्य खंड में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 होगा आपके गद्य खंड से, जिसमें से 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे 50 से 60 शब्दों में, 3-3 अंक के, यानी 6 अंक। और 14वां प्रश्न होगा आपका गद्य खंड से ही, जो 30 से 40 शब्दों में लिखना है, और 2 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, यानी कुल 4 अंक। तो इस तरह से देखें, जो आरोह नामक जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसमें से कुल 4-4 प्रश्न आपको करने हैं काव्य खंड से और गद्य खंड से, जिसमें से 2-2 प्रश्न काव्य खंड से 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं, और इसी तरह 2-2 प्रश्न गद्य खंड में भी 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं, जो 3-3 अंक के होंगे। और काव्य खंड से फिर 30 से 40 शब्दों वाले 2-2 प्रश्न होंगे, और गद्य खंड से भी इसी तरह 30 से 40 शब्दों वाले 2-2 प्रश्न होंगे, जो 2-2 अंक के होंगे। तो इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न होंगे। अगर इन्हीं चीजों को आप पुस्तकवार, पाठ्य पुस्तकवार देखना चाहते हैं, तो इसे आप समझ सकते हैं कि किस पाठ्य पुस्तक से कितने अंक का प्रश्न आएगा। टेक्स्ट बुक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पाठ्य पुस्तकवार अंक विभाजन अगर आप देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जाने आपका अपठित गद्य और काव्य से जो प्रश्न आता है वो पूरी तरह से केवल और केवल एमसीक्यू होगा। इसमें से गद्य से 10 प्रश्न और अपठित काव्य से 5 प्रश्न होंगे, यानी कुल 15 अंक के। दूसरी जो आपकी पुस्तक है वितान भाग 2, इसमें से भी केवल आपको एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और ये प्रश्न कुल 10 की संख्या में होंगे, 1-1 अंक के लिए, यानी कुल 10 अंक। दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति माध्यम और रचनात्मक तथा कार्यालयी लेखन, इस अभिव्यक्ति माध्यम से कई तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 11 प्रश्न होंगे, यानी 25 अंक के। इसमें से जो पहले 5 प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू पर आधारित होंगे, यानी 5 अंक के। इसके बाद एक प्रश्न इसमें से नए व अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन से जुड़ा होगा, 5 अंक का। एक और प्रश्न होगा औपचारिक पत्र लेखन से जुड़ा हुआ, वो भी 5 अंक का होगा। 2 प्रश्न कविता, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया से आधारित होंगे, जो एक 3 और एक 2 नंबर का होगा, यानी कुल 5 अंक का। इसी तरह से 2 और प्रश्न होंगे समाचार, आलेख और फीचर से जुड़े हुए अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो 3 और 2 अंक के होंगे, यानी कुल 5 अंक के। तो इस तरह से अभिव्यक्ति माध्यम से कुल 25 अंक के प्रश्न आएंगे। तीसरी जो पुस्तक है वो है आरोह भाग 2, और इसमें भी 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। तो सबसे पहले आरोह भाग 2 से
काव्य खंड से आप ये जानिए 9 प्रश्न कुल आएंगे 15 अंकों के, जिसमें से पहले 5 प्रश्न एमसीक्यू पर आधारित होंगे 5 अंकों के लिए। 2 प्रश्न इसमें लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे 3-3 अंक के यानी 6 अंक के, और 2 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप के 2-2 अंक के होंगे यानी 4 अंक के। दूसरा जो खंड है गद्य खंड, गद्य खंड में भी इसी तरह से 5 प्रश्न एमसीक्यू पर आधारित होंगे 5 अंक के, 2 प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे 3-3 अंक के यानी 6 अंक, और 2 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे यानी 4 अंक। तो इस तरह से 15 अंक के प्रश्न होंगे आपके काव्य खंड से, और 15 अंक के कुल प्रश्न होंगे आपके गद्य खंड से, यानी केवल अकेले आरोह भाग 2 से 30 अंक के प्रश्न आएंगे, और इसी तरह से अभिव्यक्ति माध्यम से 25 अंकों के प्रश्न आएंगे। वितान भाग 2 से केवल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 10 अंकों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियोस में हम कुछ नए टिप्स के साथ हाजिर होंगे, साथ ही सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन के साथ हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सी कमियां हैं जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स पाने से कुछ ही कदम पीछे रह जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।